हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ पे आपका स्वागत करती हूँ आई18 कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम एक नई श्रृंखला लेकर आए हैं जिसका नाम है पॉडकास्ट 1 संवाद 1, जिसमें होंगे सवाल आपके और जवाब होंगे हमारे मेंटोर, हमारे गाइड एसएसएम सर एंड अभिषेक सर। ठीक है सर। और ये सवाल हमें मिले कहाँ से हैं, अब आप ये भी पूछेंगे। ये सवाल हमें बहुत दिनों से आ रहे थे हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट से, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब के कमेंट्स, आपके कमेंट्स, इन सब से हमने जो क्वेश्चंस चुने हैं वो क्वेश्चंस के जवाब हमारे सर देंगे। ये सर जो जवाब देंगे वो आपके ही मन के क्वेश्चंस का जवाब होगा। ठीक है। सबसे पहले मैं सर का स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच आप थैंक यू वेरी मच। देखिए सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो है बच्चों का ये है कि यूपीएससी की तैयारी क्यों करनी चाहिए। हमें यूपीएससी की तैयारी क्यों करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एमएनसीज कंपनीज़ में इतना अच्छा पैकेज मिलता है, तब भी लोग वो जॉब्स छोड़ के उस जॉब को छोड़ के यूपीएससी की तरफ झुक रहे हैं, उस यूपीएससी के रुझान की तरफ जा रहे हैं। ऐसा क्या कारण हो सकता है सर? इसका जवाब अगर मैं दूं आपको, तो जॉब लोग इसलिए करते हैं कि सिर्फ पैसा है या सेटिस्फैक्शन है। मेरा ये मानना है कि यूपीएससी जो प्लेटफॉर्म है वो जो एक पेशा नहीं है, देश निर्माण में योगदान है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेटिस्फैक्शन। यह एक ऐसी समाज सेवा है जहाँ पर लोगों को समाज सेवा के बदले पैसे मिलते हैं। इससे बेहतर क्या होगा? तो इस कारण से लोग यूपीएससी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। दूसरा, जो हमारे संजय सर हैं, ये पिछले 13 साल से एक्सपीरियंस ले रहे हैं और बच्चों को गाइड कर रहे हैं। कई सारे बच्चे इनके सेलेक्टेड हैं, तो ये अपने बच्चों को गाइड करते हैं, मैंने सुना है। वो सर आप बताएंगे कि कैसे हमारे यूपीएससी ने इस देश को बनाया है। सर, हालांकि देश निर्माण में प्रशासनिक सेवा की अगर भूमिका की बात की जाए, तो जैसे आपने भी अभी बताया कि सर ये मात्र एक ऐसी सेवा है जहाँ पे बच्चों को अच्छे वेतन के साथ साथ एक अच्छी सैलरी भी दी जाती है, अच्छा सेवा मौका, बिल्कुल। अच्छा सेवा करने का मौका भी मिलता है। और सर मुझे लगता है ना कि जैसे जॉब सेटिस्फैक्शन यूपीएससी से बेहतर कहीं नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। और उससे बड़ी सेटिस्फैक्शन सर मैं बताऊं, आपने बिल्कुल सही कही सर। अगर आप दुनिया में अगर कुछ ऐसे कठिनतम काम करते हैं बिल्कुल सही सर, आप सही जगह पे जा रहे हैं। बिल्कुल, दुनिया की सबसे कठिनतम परीक्षाओं में एक है। कठिनतम परीक्षाओं में एक है, यानी यहाँ कि पे इसको क्रैक करने का जो सुकून है, संतोष है, वो अपने आप में एक रिवार्ड की तरह है। और आपको इज्जत प्रतिष्ठा तो मिलता ही है। हालांकि परिवार ही नहीं, आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं, जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, यहाँ तक कि आप देश भर में आपको इज्जत प्रतिष्ठा मिलता है। तो ये एक अपने आप में है। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं, राइट है ना, सफल हो या ना हो, आपका जो व्यक्तित्व परीक्षण, जो एक पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है, वो अपने आप में अद्वितीय उपलब्धि है। राइट। तो मेरे हिसाब से यूपीएससी की तैयारी इसलिए ही करनी चाहिए, राइट है ना। चाहे आप आज के समय में इससे अधिक कितने भी जॉब वाले उपलब्ध। सर मेरा दूसरा सवाल है, या बच्चों का दूसरा सवाल है कि हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन कब से शुरू कर देनी चाहिए? उसका उचित समय क्या होना चाहिए? कि 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, क्या एक फिक्स टाइम होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? देखिए, करीब लास्ट, अगर मैं 13 वर्षों से मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं अगर इस बातों को, अगर मैं इस आपके क्वेश्चंस का जो आंसर देना चाहूँगा, देखिए यूपीएससी की तैयारी, पहली बात तो ये है कि अगर आप वाकई में अगर आप सीरियस हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर की बात मतलब हुआ कि अंतिम वर्ष से ही आप यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दें। अगर आपने ठान ही लिया है कि कुछ भी हो, क्योंकि मेरे पास सर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे आते हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट होते हैं, अब उनका सपना है, और कई तो ऐसे पेरेंट्स भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जैसे आपने कल रात को भी देखा, आपने आंध्र प्रदेश कैडर के आईपीएस हैं, राइट, उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि सर मेरा बच्चा अभी भी जस्ट 10th पास किया है, वो चाह रहा है कि यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करे, चाह रहा है। तो सर मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि पहली बात तो बच्चों को 12th तक बच्चों को टेक्स्ट बुक ही पढ़ने दिया जाए। हाँ सर, 12वीं तक उनको छोड़ दें बच्चों को,
और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं, आपको लगता है कि नहीं यही एकमात्र मेरा विकल्प है, तो आप स्नातक के ग्रेजुएशन के पहले साल से आप तैयारी करिए। अदरवाइज मैं सलाह दूंगा कि आप लास्ट ईयर से तैयारी करें। 1 से 1.5 साल तैयारी में लगते हैं, तब तक आपका मैच्योरिटी लेवल भी आ जाएगा, क्योंकि मानसिक विकास होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को मैं बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे कोर्सेज मैंने देखे हैं ऑनलाइन, जहाँ पर लोग कहते हैं कि क्लास 6 से क्लास 8 से यूपीएससी की तैयारी, लेकिन सर वो प्रोपेगेंडा ज़्यादा है, तैयारी कम है। बच्चों के दिमाग में मैच्योरिटी लेवल नहीं होता है उस समय में कि इन चीज़ों को समझ सके। तो मेरा तो यही मानना है कि अंतिम वर्ष ग्रेजुएशन का, और नहीं तो पहला साल आप कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अब मैं लेके आई हूँ सर के पास हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो है कि कुछ बच्चे हैं जो 25-26 वर्ष के हैं और वो अब सोच रहे हैं कि हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्या वो टाइम ठीक है? क्या उनके लिए प्रिपरेशन करने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? समर में न उतरने से बेहतर है समर में उतरना। युद्ध न लड़ने से बेहतर है कि युद्ध लड़ा जाए। 25-26 साल के हो गए हैं, ठीक है, देर तो है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप तैयारी करिए, लेकिन तैयारी का स्ट्रेटजी बदलना पड़ेगा। आप ट्रायल एंड एरर मेथड पे नहीं जा सकते हैं। आपके पास एक्सपेरिमेंट का बिल्कुल समय नहीं है। आप जब एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते हैं, ट्रायल एंड एरर कर नहीं सकते हैं, तो आपको एक सटीक रणनीति बनानी पड़ेगी। तो मेरा ये मानना है कि आप उस अवस्था में हैं जहाँ पर आप एक कोच मेंटोर को चुनें जो आपको गलतियाँ ना करने दें। तैयारी हो सकती है, लेकिन गलतियाँ करने की वहाँ पर गुंजाइश नहीं है। ये मेरा मानना है कि वहाँ पर तैयारी तो हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपको अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो 6 अटेम्प्ट 32 साल तक की आयु है संभवतः, मुझे जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं, बिल्कुल सही। हाँ, तो और उसके बाद फिर कैटेगरी वाइज है तो 6-7 साल का समय है, 2 साल तैयारी में, तो करना चाहिए। जॉब होना अलग बात है, मैच्योरिटी लेवल अलग हो जाता है, अच्छा इंसान लोग बन जाता है इसमें। मैंने बच्चों को कई बार पढ़ाते समय कहा है कि शायद आप यूपीएससी क्रैक कर लें, शायद आप वहाँ पर आईएएस आईपीएस का आपको तमगा मिल जाए, लेकिन एक जगह वैकेंसी बहुत ज़्यादा है मैम, वो वैकेंसी अच्छा इंसान बनने की। वहाँ पे बहुत वैकेंसी है, वहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा, वहाँ पर सीट में बहुत ज़्यादा लोग वहाँ हैं ही नहीं, लोग इक्का दुक्का लोग हैं। तो अच्छा इंसान बन सकते हैं आप तैयारी करके, एक अवेयर सिटीजन जिसको कहते हैं, आप वो बन सकते हैं। ये मेरा मानना है। सर अगर अपना कुछ इस पे कहना चाहें तो कह सकते हैं। हाँ, इसमें मैं कुछ बातों को मैं जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप 25-26 साल के हैं तो आपको तैयारी मिशन मोड में करनी पड़ेगी। मिशन मोड का मतलब पूरे जोश और जुनून के साथ, आप समझ रहे हैं। और आपके नज़र में आपके पास अगर कोई है जो आपको अच्छे से गाइड कर सके, कोई आपको अच्छे से मार्गदर्शक आपके लिए बन सके, तो उनको ज़रूर चूज कीजिए, क्योंकि 25-26 साल एक बहुत ही मैच्योर एज होता है, आप समझ गए। तो ज़रूर कीजिए। अरे नहीं कुछ होगा तो क्या होगा, एक आपका पर्सनालिटी निखर के आएगा, एक अच्छा व्यक्तित्व बनेंगे। ये मत सोचिए कि सर मैं 25-26 साल में करूँगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। अभी आप लास्ट ईयर में अगर आप देखेंगे, अगर आप कभी वक्त मिलेगा तो आप आदित्य पांडे जी का इंटरव्यू आप ज़रूर देखिएगा, कैसे उनके पास ऑल इंडिया रैंक 48 लाए थे, राइट है ना, बिहार के हैं और झारखंड कैडर में उनका हुआ है। तो आप ज़रूर देखना उनका इंटरव्यू, ज़रूर आप सुनना, आपको लगेगा कि कैसे उनके पास 2 साल का वक्त था। तो मिशन मोड में तैयारी कीजिए, लग जाइए। जिसमें है मेहनत करने का हुनर, वही बनेगा आईएएस ऑफिसर। धन्यवाद। सर हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा कठिन है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या हम ये भी सोच सकते हैं कि हमारे साथ एक सेकंड प्लान भी होना चाहिए, ताकि हम आगे जाके कहीं ज़िंदगी में कुछ ऐसा ना लगे कि हम कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ प्रिपरेशन ही करते रह गए हैं। कोई सेकंड प्लान हो सकता है, प्लान बी की तरफ हम जा सकते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास प्लान बी बिल्कुल होना चाहिए, ख़ास तौर पे जब आप फिर से वही बात, जब आप मतलब कि एक ऐसे एज में हैं, एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। देखिए, प्लान बी की बात करूँगा तो यहाँ पे 2 तरीके की बात करूँगा। पहला प्लान बी ये है कि अगर आप यूपीएससी को फोकस कर रहे हैं तो आपको स्टेट पीसीएस को भी टारगेट करना चाहिए। ये आपका फर्स्ट प्लान बी होगा, क्योंकि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का सिलेबस सिमिलरिटी रहता है, तो ये आपका बहुत बेनिफिट होता है। एक बात तो दूसरी बात, क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं
नहीं नहीं सर, मैं तो स्टेट पीसीएस नहीं दूंगा, मैं तो सर केवल बनूंगा तो आईएएस ही दूंगा। ऐसे में सर वो बच्चे अपना एज और अटेम्प्ट। देखिए सर, वो जिद होता है, जिद और व्यावहारिकता में अंतर होता है। व्यावहारिक बनिए, जिद्दी मत बनिए। मैं कहता हूँ कि आप आईएएस बने, ये बात सही है कि आप आईएएस बने, लेकिन याद रखिए कि 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6 लाख एपीआर होते हैं, 15,000 का पीटी होता है। तो थोड़ा सा वास्तविकता के धरातल पे अपने आप को तौलिए, प्लान भी तैयार रखिए। ये मेरा मैसेज है सभी को। और एक प्लान भी तो एक इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, जैसे कि आप नेट जेआरएफ को टारगेट कर सकते हैं, प्लान भी सोच सकते हैं, राइट। यूपीएससी ने आपको पता होगा प्रीलिम्स में सर 2 पेपर होते हैं, एक जीएस पेपर 1, एक जीएस पेपर 2, विच इज़ नोन एज सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर। आपको बता दूं सीसैट में मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें आती है। वो मैथ्स रीजनिंग का जो पार्ट है ना, वो आप कोई भी वनडे एग्जाम दे दो। वनडे एग्जाम का मतलब होता है केवल एक ही दिन एग्जाम होता है, समझ गए। यानी कि कोई भी, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे, वहाँ पे आपका यूज हो जाएगा। जीएस आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश आपकी अच्छी होगी, नहीं होगी तो थोड़ा सा कर लो। तो वो आपका एक प्लान भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि प्लान बी के पीछे पागलपन हो जाए। मतलब अब रिलैक्स ना हो जाए। बहुत ज़्यादा ऐसा है कि प्लान भी है, चलो यार ये नहीं तो ये हो जाएगा, फिर अंत में पता चला कुछ नहीं हो रहा है। तो रिलैक्स नहीं होना है, मिशन मोड में यूपीएससी करना है, लेकिन हाँ अपने पर्सनालिटी को अदर एग्जाम के लिए, अपने नॉलेज को थोड़ा सा उसके लिए पॉलिश करते रहना है। बीएड कर सकते हो। अल्टीमेट मैं बताऊं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप प्लान ए और प्लान बी के साथ प्रिपेयर करते हो, तो मैं गारंटी दे सकता हूं, भले ही आप सिविल सर्वेंट बनो ना बनो, अच्छी पर्सनालिटी के साथ साथ जरूर आपके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें होगा जो आपको औरों स्टूडेंट के कंपैरिजन में निश्चित रूप से आपको सफलताएं जरूर मिलेगी, सोने पे सुहागा जरूर होगा। धन्यवाद सर। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आज के दौर में देखा जाए तो यूपीएससी जो है ज़्यादातर आईआईटी फील्ड के या फिर मेडिकल फील्ड के लोग ज़्यादा क्रैक कर रहे हैं। आपने रिजल्ट भी देखे होंगे, है ना, ज़्यादातर आईआईटियंस ही जो हैं वो क्रैक कर रहे हैं। तो क्या हम ये सोचें कि ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड्स के लिए क्या कोई अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या वो उन लोगों के लिए अब रहा ही नहीं है ये यूपीएससी? क्या आप उनको कैसे, आप स्ट्रैटेजी क्या बताना चाहेंगे सर? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। थोड़ा सा दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि अगर आईआईटी मेडिकल के स्टूडेंट कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक, तो उनका नज़रिया क्या है, वो किस तरीके से इस एग्ज़ाम को टैकल कर रहे हैं। अगर वो जिस तरीके से एग्ज़ाम को वो टैकल कर रहे हैं, उसी तरीके से ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे टैकल करें, इसमें गलत क्या है भाई? अगर ह्यूमैनिटीज़ वाले ये कसम खा के बैठे हैं कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी है, अगर मुझे मैथमेटिक्स नहीं सीखनी है, तो फिर ये कसम खा के बैठे हो, तो फिर यूपीएससी में अपना काम है नहीं। एग्जैक्टली वही तो। दूसरी बात क्या है कि आईआईटी वाले क्रैक कर रहे हैं, तो आईआईटी वालों की को काउंटर कौन करेगा? जो आईआईटी वाले हैं। आईआईटी वाले क्रैक कर रहे हैं, और आईआईटी वालों की रणनीति कौन जानता है? तो जो खुद आईआईटी है ना, जो खुद डॉक्टर है। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, कि वहाँ पर मेरा ये मानना है कि आप अपने ऑप्शनल को थोड़ा वाइजली चूज़ करिए। आप ऐसे ऑप्शनल को चुनिए जो कि स्कोरिंग हो, थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा। जिस विषय में आपको थोड़ा कम इंटरेस्ट आ रहा है, थोड़ा वहाँ पर एफर्ट लगाइए। जैसे ज्योग्राफी थोड़ा साइंस ओरिएंटेड टॉपिक हो जाता है, तो थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। साइंस टेक में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहाँ पर एफर्ट लगाइए। तो फिर वहाँ पर फिर आपको ऐसा ना लगे कि ये इंस्टीट्यूट का एडवर्टीजमेंट है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक बढ़िया मेंटोर रखें, आपकी डिफिशियंसी के अकॉर्डिंग आपको बूस्ट करें, बिल्कुल। ये मेरा मानना है। एक्स्ट्रा बूस्ट, हाँ बिल्कुल, एक्स्ट्रा बूस्ट तो चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर कोई भी आईआईटियंस हो या मेडिकल बैकग्राउंड के, अगर कोई बच्चा वगैरह इस एग्ज़ाम को क्रैक कर रहा है, राइट, अगर आपको उनसे थोड़ा सा डिफरेंट हो, हालांकि बिल्कुल सही बात है, लास्ट 7 to 8 ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ के बच्चे ज़्यादा इस एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत नहीं करना चाह रहे, आप मेहनत तो करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो कमी आ रही है कि वो एक्चुअली में यूपीएससी चाहता क्या है। वही सर, अप्रोच की कमी है, डायरेक्शन की कमी है। तो उस डायरेक्शन को थोड़ा सा एक अच्छे कोशिश कीजिए कि जो आईआईटियंस हो, जो उस माइंड को रीड कर सकता है, थोड़ा सा टच में रहे। मैं यहाँ पे अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, हालांकि प्लेटफॉर्म ही है आईआईटीएन कॉन्सेप्ट दिल्ली। तो मेरी तो हमेशा से कोशिश रही है कि इस प्लेटफॉर्म पे जो इतने सारे बच्चे जो अभी टॉप जो कर रहे हैं, आखिर उनका क्या सोचने का नज़रिया है, उनका क्या थॉट प्रोसेस है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, इस चैनल के माध्यम से आपका थॉट प्रोसेस ही हमें चेंज करना है। मेहनत तो पूरी दुनिया ही कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। पूछिए।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सीसेट जो है वो अपने आप में एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड और मेडिकल बैकग्राउंड के लिए तो खास तौर पर। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, उन बच्चों के लिए क्या स्ट्रैटेजी बताना चाहेंगे कि वो इस सब्जेक्ट से ना डरें, इस सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर पाएँ? बेसिकली मैम क्या है कि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चों को ये ऐसा लगता है कि अरे सीसेट तो क्वालिफाइंग पेपर है, हम इसे क्वालिफाई कर लेंगे। बट मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, उनको प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो जाता है कि सीसेट में क्या है कि मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशंस के वेटेज है काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं तो बच्चों को ये कहूँगा कि जो मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन है उसके बेसिक से बेसिक चीज़ों पे कमांड जरूर करें। हालांकि अगर आप ऐसा सोचेंगे, बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं कि सर कौन सा ऐसा बुक बेस्ट है। देखो बुक तो ऐसी कोई मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सच बुक अभी तक तो मुझे नहीं दिखी है ना सर, ऐसी बुक मुझे अभी तक नहीं दिखी है जो सीसेट के पूरे डायमेंशन को कवर करे। तो ऐसे में सर जो मुझे लगता है किसी योग्य जो एजुकेटर है, योग्य जो शिक्षक है, हाँ, उस शिक्षक के संपर्क में रहें जो अपने एक्सपीरियंस के बल पे आपके लिए पर्सनल सपोर्ट करके आपको सीसेट में हेल्प कर सके। क्योंकि आपका कंपटीशन केवल और केवल यहाँ पे ऐसे बच्चों से जो ऑलरेडी यूपीएससी में सेलेक्ट है बट स्टिल दे वांट टू इम्प्रूव द रैंक। ऐसे बच्चों से कंपटीशन है जो ऑलरेडी आईटी बैकग्राउंड से है, इंजीनियर है। तो ऐसे में आपको पर्सनल टच की ज़रूरत है, क्योंकि एकमात्र ऐसा पेपर सीसेट ही है जो आपको मेंस लिखने से रोक सकता है, मेंस लिखने से रोक सकता है। क्योंकि आप तो जीएस की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं ना। बिल्कुल, मैं आज बहुत देखा है इस बार भी, जो काफ़ी बच्चों का जीएस क्लियर हो गया है लेकिन वो सीसेट की वजह से उनका प्री क्लियर नहीं हो पाता है। मेरा एक बच्चा है ना, बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर भी है ना, और यही ओल्ड राजेंद्र नगर का ही है, डॉक्टर पुष्पेंद्र है। और उनका तो एक बार जो था 127 मार्क्स था जीएस में, एक बार तो 132 मार्क्स था सर, और फिर भी वो सीसेट में अटक गया था। तो मैं तो ऐसा हमेशा कहना चाहूँगा, हालांकि आप इस बार का भी पेपर देखेंगे 2024 का पेपर, तो सीसेट का पेपर का लेवल उतना हाई नहीं है, लेकिन यूपीएससी आपको हमेशा नॉलेज चाहती है, एक ऐसा नॉलेज चाहती है, ऐसा थॉट प्रोसेस चाहती है। वो थॉट प्रोसेस सीसेट पेपर में अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जैसा नहीं है, ये बहुत ही टोटली डिफरेंट है। तो उस थॉट प्रोसेस में एक योग्य शिक्षक के संपर्क में आकर के अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और मेरे बच्चे सीसेट को काफ़ी सीरियस लीजिए, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट की तरह मत सोचिए। पता चले आप क्वालिफाइंग सोचते रहेंगे, आप कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्वालिफाइंग की तरह मत, सीरियस लीजिए, और सीरियसली आपको मेंस लिखने के लिए आपको एक मौका देगी सीसेट का पेपर। राइट, धन्यवाद। सर ज़्यादातर बच्चों के मन में ये दुविधा रहती है, क्या यूपीएससी के लिए हमें कोचिंग करनी ही चाहिए, अनिवार्य है ये? इस पे मैं बोलना चाहूँगा, नहीं, कोचिंग बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, नहीं करना चाहिए कोचिंग। अगर आप गलती नहीं करते हैं तो कोचिंग मत करिए। अगर आपके पास ट्रायल एंड एरर का टाइम है तो कोचिंग बिल्कुल मत करिए। क्यों पैसा वेस्ट करना है, अपनी गलती से सीख लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अपनी गलती से सीखने का इतना समय आपके पास है? मैं कोचिंग को इसलिए बोलता हूँ कि कोचिंग करना चाहिए कि गलतियाँ हमने भी अपनी तैयारी में की हैं, सबने अपनी तैयारी में गलतियाँ की हैं। अब उन गलतियों से कैसे बचा जाए ये मेंटोर बताता है। आपका एक्चुअल टाइम टेबल क्या होना चाहिए मेंटोर बताता है। आपको कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है ये मेंटोर बताता है। आपको किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है ये भी मेंटोर बताता है। क्योंकि आप देख रही हैं कि मार्केट में जो है सो इन्फॉर्मेशन फ्लडेड है, बाढ़ आ चुका है इन्फॉर्मेशन का। आप एक क्लिक में घर बैठे आप कहीं का भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। यूपीएससी का सिलेबस हाँ, और सिलेबस वास्ट है, तो सिलेबस समझने में ही लग जाता तो यही दिक्कत हो जाती है कि बच्चे एज मैक्सिमम एज पॉसिबल इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर गैदर कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, लेकिन उसको यूज़ कहाँ पे करना है ये उनको नहीं पता है। इम्प्लीकेशन का अभाव हो जाता है, कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है इसका अभाव हो जाता है। तो अगर आप में वैसा विजडम है जो आधे % लोगों में है, मैं कह रहा हूँ सिर्फ आधा %, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ मैं कि मात्र आधे % लोगों में वो विजडम है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर उतना विजडम है तो कोचिंग मत करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ आप उस स्तर के नहीं हैं, आप में अद्वितीय प्रतिभा नहीं है, तब तो मैं सलाह दूंगा कि आप कोचिंग कर ही लें। क्योंकि ठीक है गलतियों से सीख सकते हैं, लेकिन इतना समय अब नहीं है आज के कंपटीशन में, क्योंकि आप एक दिन गलती करेंगे आपके सामने वाले आपसे कई गुना आगे निकल जाएंगे। तो मेरा ख्याल है अब लगता है कि हाँ कोचिंग कर लेना चाहिए। ये गलती मैंने भी की थी, मैंने कोचिंग नहीं लिया था।
बिल्कुल सही। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चा कंफ्यूज होता है कि हमें जो कोचिंग है वो ऑफलाइन लेनी चाहिए या ऑनलाइन लेनी चाहिए, कि हमें ऑफलाइन में जाके रोज़ आना जाना प्रिपरेशन ऐसे करना चाहिए या फिर घर बैठ के आराम से ऑनलाइन ही पढ़ना चाहिए, क्या ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए? इस क्वेश्चंस का जवाब जो है मैं आपको देता हूँ कि करीब लास्ट काफ़ी वर्षों तक मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया। चाहे मुखर्जी नगर ले लीजिए, चाहे ORN ले लीजिए, चाहे जयपुर ले लीजिए, प्रयागराज ले लीजिए, चाहे हैदराबाद, बेंगलोर, कोई भी ऐसी सिटी नहीं बचा जहाँ मैंने नहीं पढ़ाया जा के। सर एक समय में तो सर ऐसा था कि मैं कभी जयपुर क्लास ले रहा हूँ, जयपुर से बाय एयर मैं दिल्ली आ रहा हूँ, फिर दिल्ली में क्लास ले रहा हूँ, फिर उसी दिन मैं लखनऊ निकल रहा हूँ। देखिए मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपके अंदर जोश जुनून जज्बा है तो मैं एक ही बात कहूँगा कि ऑफलाइन कोचिंग सेंटर, ऑफलाइन क्लास लेने से आपका सिलेक्शन आज के टाइम में उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है जितना ज़्यादा बेनिफिशियल ऑनलाइन में है। इसलिए क्यों अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए अगर आप दिल्ली आते हैं, चाहे आप यहाँ मुखर्जी नगर के आसपास, चाहे आप इंदिरा विहार, गांधी विहार, नेहरू विहार, वजीराबाद ले लो, चाहे ORN में आप ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू राजेंद्र नगर, पटेल नगर, करोल बाग, मोती नगर, उत्तर द्वारका, उत्तम नगर तक बच्चे रहते हैं। देखिए आपका पहली बात तो रहने का खर्चा 12 से 15 हज़ार महीने का रूम रेंट, ब्रोकरी चार्ज अलग। रेंट अगर आप करेंगे तो 2-2.5 लाख 2 लाख रुपए बिजली की बिल के साथ आपका जाएगा। खाने का जो एक्सपेंस है वो आपका 1.5 लाख रुपए जाएगा, तो 3.5 लाख 3.25-4 लाख तो ये हो गया। कोचिंग की फ़ी 2-2.5 लाख रुपये, 2,80,000 रुपये ऑफलाइन कोचिंग की फ़ी है। ऑप्शनल की अलग से सब 50,000 से 70,000 तक है। अगर आप प्रीलिम्स क्या टेस्ट सीरीज लोगे तो 15 से 20 हज़ार है। मेंस की टेस्ट सीरीज लोगे तो 20 से 25 हज़ार रुपये है। आप खुद से सोचो। CSET का टेस्ट सीरीज लोगे तो 8 से 10 हज़ार रुपये है। इतने सारे एक्सपेंस। लाइब्रेरी अब आजकल बच्चे जाने लगे हैं। UPSC वाले बच्चों को 4 घंटे में तो पूरा मन तो भरता नहीं पढ़ाई से। सर लाइब्रेरी वाला इंसिडेंट तो सबके सामने हाँ है ही। जी मैं वहाँ भी मैं आऊँगा, लाइब्रेरी वाले वो वहाँ पे आऊँगा। 2-2.5 हज़ार रुपये और 30 हज़ार रुपये आपका ये होगा। पूरे ईयर में 10 हज़ार की बुक जोड़ लो, यानी अल्टीमेट आपका एक्सपेंस टोटल सर 7 से 8 लाख रुपये है। फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। सिक्योरिटी सुरक्षा के नाम पे जीरो। अभी आपने एक कोचिंग राउज IAS का नाम सुना होगा, मुखर्जी नगर की कोचिंग का नाम सुना होगा। इंसिडेंट हो गया, 3 बच्चों की डेथ होगी। सोचो वो IAS बनने आए थे, देश की कमान संभालने आए थे, सोचा था कि मैं कुछ करूंगा देश के लिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। अब सोचो उन माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूंगा आपको। जब कोविड-19 का सर टाइम था तो क्या सर आप मुझे बताइए, उस टाइम क्या सारी कोचिंग सेंटर खुली थी? टोटल बंद था सर। टोटल बंद था। क्या उस टाइम बच्चे IAS नहीं बन रहे थे? उस टाइम भी तो IAS बन रहे थे। बिल्कुल रिजल्ट तो जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन कोचिंग लोगे तो ही IAS बनोगे। आज के टाइम में ऑनलाइन इतना बेस्ट कहीं भी नहीं है। और बच्चे यहाँ आने के बाद, दिल्ली में आने के बाद, आप समझ गए, आने के बाद बच्चे 10 दिन 15 दिन 1 महीने कोचिंग में जाते हैं, बाद में फिर से उनका ऑनलाइन ही एक्सेस लेकर के पढ़ते हैं लाइब्रेरी में। आप समझ गए। तो मैं कहूँगा कि आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। ऑनलाइन पढ़ो, एक माइंड सेट बनाओ अच्छे तरीके से। ऑनलाइन में आज के टाइम कुछ भी ज़रूरत, कुछ भी दिक्कतें नहीं है। चाहे मेंस आंसर राइटिंग की बात करो, चाहे अच्छे मेंटर्स की बात करो, चाहे अच्छे एजुकेटर्स की बात करो, सब्जेक्ट एक्सपर्ट की बात करो। आज के टाइम में सारी जगह, सारी प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं अवेलेबल है, वो आपको भी पता है। बस आपको एक, आपके अंदर एक कमी है तो केवल और केवल एक सही तरीके से अपनी सोच समझ विकसित करने के साथ साथ डिसिप्लिन की कमी हो जाती है। कई बार बच्चों को कई बार ये लगता है सर कि 1-to-1 जो इंटरेक्शन होता है फैकल्टी के साथ वो उनके लिए बेनिफिशियल है। तो हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे मीन्स हैं कि हम 1-to-1 ऑनलाइन भी इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से, तो आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास में 200-250 बच्चे, 300 बच्चे, 400 बच्चे होते। सर मैं जब पढ़ाया करता था ऑफलाइन, है ना, आज से 4-5 साल पहले, हालांकि बीच बीच में अभी भी जाता हूँ, बहुत सारे लोग कभी बार बुला लेते हैं तो मैं चला जाता हूँ, ऐसे अब तो वक्त नहीं मिलता है। सर 1100 बच्चों को पढ़ाया है। क्या संभव है सही बच्चों से बात करना? नहीं ऐसा नहीं, वही कन्फ्यूजन बच्चों के मन में है। कितने बच्चे तो पूछ भी नहीं। सर आगे वाली गेट से आया सर देखने, सॉरी पीछे वाली गेट से एंटर करते हो तो सारे बच्चे देखते हैं। क्लास होने के बाद जैसे सामने गेट से निकल, सामने से खट से निकल गया। सर संभव ही नहीं है। फिर भी सही बात है। मतलब बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि ऑनलाइन इंटरेक्शन थोड़ा सा कम होगा, वहाँ पर ऑफलाइन में ज़्यादा होगा, लेकिन रियलिटी आपको पता है कि क्लास कितने बच्चों की बैचेज होती हैं, वहाँ पर बच्चों के सामने डिस्प्लेज अलग अलग लगे होते हैं, लोग उस डिस्प्ले को देख के पढ़ रहे हैं। टीचर तो दिखता भी नहीं बहुत दूर से। सर वहाँ पे आप जो पूछेंगे टीचर जवाब देगा। सही बात, यही है ना। सर आजकल टाइम में ऐसे एप्लीकेशन में मतलब कि चीज़ें ऐप्स में अवेलेबल है
कि आप वहाँ पे बोल के भी टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं ड्यूरिंग द लाइव क्लास। हाँ, ये तो बोले तकनीक बेहतर हो चुकी है, अब उसको आराम से रिप्लेस किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ऑनलाइन तो फीलिंग ऑफलाइन जैसी आती हाँ है। हाँ, बस मैं एक ही बात आपको कहूँगा कि एक थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए, राइट। ओवर थिंकिंग मत लाइए, राइट। पता चले रील्स देख करके आप दिल्ली आने टाइम, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पेड प्रमोशन बहुत सारा है सर। तो उस तरीके पे ध्यान मत दीजिए, राइट। जी सर, मैम, थैंक यू। और सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट करते रहिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चंस की सीरीज़ में थोड़े कम क्वेश्चंस रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन कब से शुरू करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। क्या हमारा जब प्री क्लियर हो जाए तब स्टार्ट करना चाहिए या फिर प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ करनी चाहिए सर? हिस्ट्री और पॉलिटी के फैकल्टी होने के नाते ये मैं कहूँगा कि प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती है। पहली बात, आप एक साथ तैयारी करिए। आंसर राइटिंग, जब भी आपका टॉपिक कवर हो गया कोई, तो आप सिंपल आंसर पहले लिखिए, बिल्कुल साधारण आंसर। PY क्विज की ओर मत घूमिए कि पिछले साल क्या पूछा गया है, क्योंकि उतनी क्लैरिटी अभी डेवलप नहीं होगी शुरू में। क्योंकि UPSC में कई बार होता क्या है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी को इंटर रिलेट करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, तो वो बढ़िया आंसर होगा नहीं। और बच्चे शुरू में अगर लिखेंगे आंसर राइटिंग में तो वो डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो आप अपने आंसर को सिर्फ उतना ही तक सीमित रखें जितना बुक में दिया गया है, फैक्चुअल डेटा तक रहें, ज़्यादा अभी इंटर रिलेशन मत करें। देर आफ्टर जब उनका 2-3-4 टॉपिक कवर हो जाए, इंटर रिलेट कोऑर्डिनेट आपस में जोड़ सकें, देन वो प्रॉपर आंसर राइटिंग कर सकते हैं। लेकिन प्री मेंस साथ में होगा, आंसर राइटिंग डे 1 से नहीं होगी, लेकिन हाँ 1 महीने 2 महीने के बाद आंसर राइटिंग की जा सकती है, मेरा मानना है। आप सर कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सर आपने बिल्कुल सही बात कहा। वही फंडा है कि सर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है ना, ऐसा नहीं है कि आप कुछ लोग कहते हैं डे 1 से की जा सकती है, कब से की जा सकती है। देखो, जब भी अगर मान लो कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी और साइंस, कोई भी टॉपिक पढ़ो जैसे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अगर आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो आपके उस टॉपिक के रिलेटेड बेसिक्स चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए आपको बेसिक्स आंसर राइटिंग करना चाहिए। बेसिक्स आंसर राइटिंग का मतलब है कम से कम जो चीज़ें बुक में कही गई है, जो चीज़ें आपके नोट्स में कही गई है, कम से कम एटलीस्ट उस बातों को अपने नोट्स से उतार करके अपने आंसर राइटिंग अपने कॉपी में तो नोट डाउन तो कर सकते हैं ना। हाँ, वो अपने आपको मेमोरी आपकी कैसे रिकॉल कितना कर रहे हैं, वो बेहतर है, वो बेहतर करना चाहिए। और एक्चुअली इन्हीं सब चीज़ों पे वर्क किया जाता है और यही चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिलाता है, ये ध्यान रखिएगा। सर ये प्रश्न मेरा है आपके लिए, क्या आप मुझे कोई इंसिडेंट बता सकते हैं जिसमें कमज़ोर बैकग्राउंड से, कमज़ोर बैकग्राउंड मतलब जो फाइनेंशियली थोड़ा वीक थे, वो उन्होंने UPSC क्लियर किया है आपके बैकग्राउंड में, आपके अंडरग्राउंड में? देखिए, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछ रहे हैं तो मेरे दो ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो कमज़ोर बैकग्राउंड, फाइनेंशियली बहुत वीक था, फिर भी वो आज के टाइम में सेलेक्ट है, राइट। सार्वजनिक प्रतिष्ठा के चलते मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक बच्चा है गुजरात कैडर में जो IAS है, और एक बच्चा है आपका बिहार कैडर है, वहाँ पे IAS है। मैं जानता हूँ सर जानते भी हैं उस बच्चे, लेकिन मैं बोलूँगा क्या? सर भी नहीं बोलेंगे। नहीं, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किसी को ऐसे डिफेम नहीं कर सकते ना आजकल तो वैसे दोनों बच्चे इतना फाइनेंशियली इतना वीक थे, और लेकिन उस बच्चे के अंदर एक चीज़ थी सर, अगर एक बार किसी चीज़ के ऊपर ठान लिया, अगर आपने उसको कोई भी अगर टारगेट दे दिया तो बस वो बच्चा उसको कर जाता था। यानी कि कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी बहुत हाई थी। तो कमज़ोर बैकग्राउंड वाले बच्चे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बस सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। पता चले कि कमज़ोर बैकग्राउंड चलते नहीं सर मैं तो करना चाहता हूँ, मैं तो कर लूँगा, मुझे जो कहोगे वो नहीं, वो जो चुनूंगा वो दिख जाता है। कमज़ोर बैकग्राउंड को बहाना के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो उनसे नहीं होगा, सिंपैथी गेन करेंगे तो नहीं होगा, उसको वो हथियार बना ले फिर आगे बढ़ें, तब हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं सर कि कई बार आते हैं और कहते हैं सर बहुत कमज़ोर बैकग्राउंड का हूँ, फी नहीं दे पाऊँगा, लेकिन उन्हीं बच्चों को मैंने बाद में मस्ती करते हुए देखा है, टाइम वेस्ट करते हुए देखा है, तो पता चल जाता है सामने में। अब आंखें बूढ़ी हो रही हैं पढ़ाते पढ़ाते, अब दिख जाता है, पता चल जाता है सारी चीज़ें है ना, क्योंकि 1000 से प्लस बच्चे जो है कम से कम सेलेक्टेड होंगे हमारे, ठीक है? बिल्कुल सर। कोई अगर ऐसा स्टेट PCS को जोड़ दिया तो आराम से हो जाएंगे। स्टेट PCS सर का तो काफ़ी टाइम से सर का
खैर चलिए, बाकी आगे कभी मौका मिलेगा तो विस्तार से इस पर सर एक प्रश्न ये है कि जैसे आपने जो ये शुरुआत की है आई कॉन्सेप्ट दिल्ली, वो और प्लेटफॉर्म से कैसे अलग है? जैसे यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत सारे इस फील्ड में हैं, मेगा जाइंट्स हैं हाँ यहाँ हाँ, पे। तो आपका ये जो आई कॉन्सेप्ट दिल्ली है वो कैसे डिफरेंट है सबसे? मैम इस क्वेश्चंस का आंसर जैसे कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जो है आपने देखा होगा के वेंकटेश्वर सर है, ऑलरेडी आईएएस रिटायर्ड हैं, राइट। उन्होंने भी मुझसे कहा कि मैं आपके साथ क्यों काम करूं, क्या डिफरेंस दूसरों प्लेटफॉर्म से। देखिए सबसे पहली बात मैं ये जानना चाहूँगा, देखो आईएएस तो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे भी बन रहे हैं, मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे भी बन रहे हैं। आईटीएंस जो हैं यूपीएससी एग्जाम में सेलेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, वो केवल और केवल टॉप भी कर रहे हैं। आप इसी साल का रैंक 1 देखो, रैंक 2 देखो, बहुत सारे कहीं भी देखो, राइट। तो आखिर जो उनका सोचने का नज़रिया, थॉट प्रोसेस है, मैं वही चाह रहा हूँ कि आखिर हम आईटीएंस कैसे सोचते हैं, वो नज़रिया मैं आपको देना चाहता हूँ। और इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी पढ़ाने वाले हैं सब के सब इंजीनियर्स हैं, आप समझ गए। सबने यूपीएससी एग्जाम में उनका लंबा अनुभव है, इंटरव्यू सबने दिया हुआ है। तो पहली चीज़ सभी इंजीनियर्स हैं। दूसरी चीज़ जो आईटीएंस का जो सोचने का नज़रिया, जो थॉट प्रोसेस होता है, वो आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। तीसरी बात, 3C पे बात करना चाहूँगा। फर्स्ट C का मतलब कंसिस्टेंसी है। जो चीज़ें आपको शुरुआत की जाएगी, जो भी चीज़ें आपको बताई जाएगी, उस पर कंसिस्टेंसी दिखेगी। और कमिटमेंट, अगर आज भी हमारे साथ जो भी बच्चा अगर प्रिपेयर कर रहा है, हमने अगर उसको कमिटमेंट दिया ये चीज़ें ऐसी करनी है, वैसा करना है, तो करना ही करना है। अगर ये तीनों चीज़ है तो हम भी कमिटेड हैं उनको, और हम लोग कमिटेड हैं, आपको भी कमिटेड रहना पड़ेगा हमारे। बनाना पड़ता है हमें, आपको भी। भले ही आप आईआईटीएन नहीं है, लेकिन आपको थॉट प्रोसेस, सोचने का नज़रिया आईआईटीएन के जैसे बनाना है। कम से कम आप टॉप ना करें, लेकिन आप सेलेक्ट तो हो जाएं सर। बिल्कुल सर। और तीसरा जो हमारा पिलर है C, वो है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। जैसे विद्यार्थी होने के नाते जिज्ञासा स्वाभाविक है, लेकिन क्या टीचर को जिज्ञासु नहीं होना चाहिए? यूपीएससी में सर इतना डायनेमिक सेक्शन है, पॉलिटी का, करंट अफेयर का, इकोनॉमी में, वहाँ पर टीचर को जिज्ञासा दिखानी पड़ती है, तभी हम आपको बेहतर दे पाएंगे। तो हम ये नहीं कहते हैं कि और लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा सोचने का नज़रिया, हमारी निरंतरता, हमारी जिज्ञासा और हमारी निष्ठा, ये जो 3 स्तंभ हमारे हैं, वो आपके लिए हैं। हम कैसे अलग हैं ये तब आपको पता चलेगा जब हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे, आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे। ये मैं दावा और वादा के चक्कर में नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हाँ, एक छात्र होने के नाते जब मैं छात्र जीवन में था, जो परेशानियाँ हमने झेली, वो परेशानियाँ आप तक नहीं पहुँचेंगी, बीच में कवच बन के हमारी टीम आपके लिए खड़ी रहेगी, ये वादा है। देखिए मेरा तो एक ही मानना है कि जैसे अगर किसी भी जो बच्चे आईआईटी वगैरह से होते हैं, या जो भी कोई प्रोफेशनल किसी के पास अगर कुछ भी है, जैसे कोई सीए है या कोई डॉक्टर है या कोई लॉयर है, अगर उनका नहीं भी सिलेक्शन होता है तो उनका प्लान भी प्रिपेयर आता है। मेरा मेन मोटो यही है कि एज ए आईटीएन होने के नाते आपका थॉट प्रोसेस कम्प्लीटली चेंज करना। अगर नहीं भी अगर आपका यूपीएससी होगा तो स्टेट पीसीएस कहीं ना कहीं आपका होगा ही होगा, राइट। तो उसके लिए हम आपको रगड़ के आपको मेहनत करवाते हैं। बाकी आप बहुत सारे बच्चों कनेक्टेड तो हैं। सर बच्चों का ये प्रश्न है कि जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, जो पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, वो सक्षम नहीं है पैसा खर्च करने में, तो आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? उनकी यूपीएससी की इस जर्नी में कैसे मदद कर सकते हैं? मैं फ्री में पढ़ाएंगे उनको, बिल्कुल। लेकिन शर्त यही है कि उनके अंदर कमिटमेंट हो, कंसिस्टेंसी हो, डेडिकेशन हो। अगर उनके पास ये है, हमको वो उतना दें, हम उनको यूपीएससी देंगे, बस सीधी सी बात है। अगर वो हमें इतना चीज़ नहीं दे सकते हैं, अगर वो अपना समर्पण हमें नहीं दे सकते हैं, तो उनको कुछ भी कहीं नहीं मिलेगा। और मैम आपको तो पता ही है, हर साल जो है, हर साल नहीं, हर महीने मैं कुछ बच्चों को मैं लेता ही हूँ। हाँ जी। बस उसके अंदर डेडिकेशन और कैपेबिलिटी जरूर चाहिए। अपना यूट्यूब इनिशिएटिव भी तो है, कंप्लीट पढ़ा रहे हैं फ्री में, वो भी ऐसा मटेरियल दे रहे हैं कि आप कंपेयर कर लो किसी कोचिंग से। मैं तो सीधे कहता हूँ, आप कहीं से कंपेयर कर लो। फ्री में बच्चों के लिए क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि वो बच्चे जो नहीं फी अफोर्ड कर सकते हैं, वो फ्री में पढ़ें, बस यही है। तो पढ़ाएंगे फ्री में, बस उनसे जो चीज़ मांगी है वो देना पड़ेगा। गुरु दक्षिणा तो हर हाल में चाहिए ना। बिल्कुल रिजल्ट चाहिए, बिल्कुल। और सर लास्ट में आप लोग क्या कहना चाहेंगे?
क्या संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? मैं तो इसमें केवल 2 ही बात कहूँगा आपसे कि भगवान भरोसे मत बैठो। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हो। भरोसे बैठा हो। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सावन का चल रहा है, भगवान 5 सोमवारी व्रत कर लेता हूँ, भगवान से दुआ कर लेता सही हूँ, बात है ना, वहाँ चला जाता हूँ, यहाँ चला जाता हूँ, पता चले कहीं से कृपा हो जाएगी। हो जाए। अब वो कृपा तुम्हारी अटकी हुई है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर वो अटकी समोसा चटनी में नहीं अटकी है। राइट। अरे हम इंडियन, हम हिंदुस्तानी लोग इतना पूजा करते हैं, समझ गए, तो हम ट्रस्ट करते हैं। फॉरेन के लोगों को थोड़ा सा देखो ना, आप समझ गए, मेहनत करो, कर्म का कोई विकल्प नहीं है, कल्प नहीं है। कर्म आपका होना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। कर्म कर्मकांड नहीं है, कर्म आपका मेहनत है। सीधी सी पर्सनालिटी को थोड़ा सा पढ़ा करो, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की हैं, बात। बिल्कुल। उनकी बायोग्राफी वगैरह को पढ़ा करो, देखा करो कितने आपको बेनिफिट होता है। राइट। ऐसा नहीं कि UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमेशा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, CSAT, साइंस नहीं। यही पढ़ रहे हो। नहीं, थोड़ा सा व्यक्तित्व को बहुआयामी बनाना जरूरी है, व्यक्तित्व को मल्टी डायमेंशनल बनाना बहुत जरूरी है। बहुआयामी बनाइए। किताबी कीड़ा बनिएगा तो फिर किताब में ही खत्म हो जाइएगा। दुनिया बहुत बड़ी है, जीवन को जीना सीखिए, एंजॉय करिए, जॉगिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, मूवी देखो, थिएटर देखो। अगर गर्लफ्रेंड बना सकते तो बना लो, मैंने थोड़ी ना मना किया, लेकिन पढ़ो। IPS मनोज का एग्जाम्पल पता है श्रद्धा का, तो पढ़ना जरूरी है। ऐसा ना कि पहले गर्लफ्रेंड बना लेते हैं बाद में पढ़ लेंगे। आपको हमारा ये संवाद 1 कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और संवाद 2 में आप लोग क्या चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके लिखिएगा, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू मैम आज के इस एपिसोड के लिए। चलिए Thank you, मस्त thank you। रहिए, पढ़ते रहिए। रहिए।